पहला पढ़ा कि लोकसभा को, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर कहते हैं, लेकिन अपर कहने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों फैसले होते हैं। अगर दोनों मतभेद होता है तो एक संयुक्त अधिवेशन होता है, और संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, लोकसभा के जीतने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि उसके मेंबर ज्यादा हैं। और दूसरा क्या पावर ज्यादा है लोकसभा के पास, लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकार का प्रयोग करती है। ठीक है, पैसे से लेन देन जो भी चीज रहता है ना, वो लोकसभा के पास सारी पावर लगभग। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधी कोई कानून पारित हो जाए, राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती, ना ही कोई बदलाव कर सकती, सिर्फ सुझाव दे सकती है बदलाव के लिए। समझ लो, जैसे अगर लोकसभा है, राज्यसभा है, सामान्य कानून तो यहाँ भी प्रस्तावित कर सकते हो और यहाँ भी, लेकिन पैसे से रिलेटेड जो भी कानून है, ठीक है, मनी से, वो सिर्फ यही प्रस्तावित हो सकता है, ऊपर प्रस्तावित नहीं हो सकता। और यहाँ से एक बार पास हो जाने के बाद अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसे पास ही करना पड़ेगा, या फिर उसको वापस भेजेगी, लेकिन सिर्फ सुझाव के साथ कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया है तो आप इसको ठीक कर दो। लेकिन इसने अगर वापस तो भेज दिया है, सुनो मतलब पूरी मनी बात बिल सुन लो, जो, पूरी बात एक बार सुन लीजिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन रखना। ये आपका है, आ रही है ना आवाज? ठीक है, एक आप कितना आवाज? हाँ यार पता नहीं, आज आंधी बहुत चल रही है, आंधी आज, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज ना 2 दिन से आंधी ही चल रही है, बारिश और आंधी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। 1 मिनट रुकना, ठीक है, खरखरा आ रहा है बहुत ज्यादा। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, हमने देखा था कि सामान्य कानून जो होता था, सामान्य कानून, इसमें पैसे का कोई जिक्र नहीं है। सामान्य कानून जो होता है, हम पढ़ेंगे सामान्य कानून में क्या क्या चीजें आती है बाद में। सामान्य कानून को यहाँ भी प्रस्तावित कर सकते हो और यहाँ भी प्रस्तावित कर सकते हो। प्रस्तावित मतलब कानून रखना कि हाँ हमें कानून बनाना चाहिए। यहाँ भी कोई मेंबर रख सकता है और यहाँ भी रख सकता है। यहाँ रखा गया मान लीजिए, तो इसने पास किया तो इसके पास गया, ये उस सामान्य कानून को कुछ संशोधन करने के लिए, अगर उसे लगता है कुछ संशोधन करना है तो वापस संशोधन करके वापस भेज सकता है। और अगर इसे संशोधन इसे मंजूर हुआ लोकसभा को तो ठीक है, नहीं मंजूर हुआ तो वापस राज्यसभा भेजेगा कि नहीं ये संशोधन मंजूर नहीं है। तो इस तरह से वो रुक जाता है कानून। ठीक है, वो कानून बन नहीं पाता। ठीक है ना, ये कानून बन नहीं पाएगा तो क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन के होगा दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होगा। क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होगा, और जो अगर फिर दोनों के मेंबर मिलकर डिसाइड करेंगे वोटिंग के थ्रू। फिर अगर सबकी तरफ से हाँ हो जाएगा, आधे से ज्यादा की तरफ से, तो बना दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन जो पैसे से लेन देन वाले कानून होते हैं, बजट होता है, पैसे के कानून जो होते हैं, पैसे से रिलेटेड कानून जो होते हैं, संबंधित कानून, ठीक है, ये सिर्फ इसी लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सिर्फ इसी में। और अगर ये एक बार, अब देखना, इसने अगर इसको पास कर दिया पैसे वाले कानून, पैसे से संबंधित कानून को, तो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा इसमें बदलाव संशोधन नहीं कर सकता, सिर्फ सुझाव दे सकता है। ठीक है, अगर ये पैसे से संबंधित कानून था, वो राज्यसभा गया तो राज्यसभा बदलाव नहीं करेगा, सिर्फ सुझाव देगा कि हमें लग रहा है ये गलत है, इसको आप यहाँ से ठीक कर दीजिए, ये चीज हमें लग रहा है बदलाव होना चाहिए। तो अभी लोकसभा के ऊपर, लोकसभा माने या ना माने। लोकसभा ने चलो मान लिया, फिर चेंज कर दिया तो भेज दिया, ओके हो जाएगा। मान लो लोकसभा ने नहीं माना इसका सुझाव, राज्यसभा का सुझाव नहीं माना, और ऐसे एज इट इज कानून को वापस भेज दिया कि नहीं हमें लगता है सब कुछ ठीक है, अब आप इसको पास करो, तो राज्यसभा उसको नहीं रोक सकती। ठीक है, राज्यसभा को उसको पास ही करना पड़ेगा, और अगर उसने रोक दिया तो भी वो पास माना जाएगा 14 दिन के बाद। ठीक है, 14 दिन के बाद वो कानून पास माना जाएगा, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, तो पैसे से रिलेटेड जो कानून है उसमें राज्यसभा को इतनी पावर नहीं दी गई, इतने अधिकार नहीं दिए गए जितने लोकसभा को है। राज्यसभा क्या कर सकती है, सिर्फ 14 दिन के लिए देरी कर सकती है उसमें। ठीक है, पारित करने में सिर्फ 14 दिन की देरी कर सकती है, या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, तो वो भी एक ही बार सिर्फ। ठीक है, 14 अगर लोकसभा ने भेजा और 14 दिन तक कुछ नहीं किया तो पास, और 13वें दिन मान लो इसने संशोधन करके भेज दिया और फिर इसने वापस कर दिया तो फिर 14 दिन में पास
नहीं, अगर ये नहीं माना तो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं रोक सकती। यह लोकसभा का अधिकार है कि वो सुझावों को माने या ना माने, ये लोकसभा की मर्जी है, अधिकार है कि मानना है कि नहीं मानना उसकी मर्जी है। तो इस पे भी लोकसभा को अपर हैंड मिला हुआ है, ज्यादा ताकत मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है, ठीक है। सरकार को गिराना और सरकार के साथ काम करना लोकसभा में होता है। अगर प्रधानमंत्री से कोई चीज दिक्कत है लोकसभा को, लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में, और अगर ये पास हो गया तो प्रधानमंत्री की जो सरकार होती है वो गिर जाती है। वो पढ़ेंगे अब डिटेल में। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा का बहुमत हासिल हो। सिर्फ हम बहुमत की बात कर रहे हैं, लोकसभा का मेंबर है कि नहीं इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोकसभा का बहुमत हासिल होता है, सिर्फ लोकसभा का बहुमत हासिल होता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा में होता है। जो प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री को जब जैसे यहाँ विधायक चुन के आ गए, इलेक्शन के बाद आम चुनाव हो गए, यहाँ विधायक चुन के आ गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अपना नेता चुनते हैं, ये लोग अपना नेता चुनते हैं, यही लोग अपना नेता चुनते हैं। तो यही लोगों को अधिकार होता है अपना नेता यानी प्रधानमंत्री चुनने का, ठीक है। यहाँ अगर बहुमत के लोग प्रधानमंत्री जिसको मान लेंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर यहाँ से मान लीजिए 545 मेंबर थे, 545 में से 400 मेंबर ने मान लीजिए किसी एक को प्रधानमंत्री चुन लिया, नेता चुन लिया, तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। बहुमत चाहिए होता है, कहाँ पे, लोकसभा में चाहिए होता है बहुमत। इसको बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री को और इसको गिराने के लिए भी प्रधानमंत्री को, यहीं का बहुमत चाहिए होता है, ठीक है। राज्यसभा का बहुमत नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि सॉरी, अगर आधे से अधिक लोकसभा यह कह दे, लोकसभा के सदस्य अगर कह दें कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा, ठीक है। अगर लोकसभा के आधे से ज्यादा मेंबर यानी 50% प्लस 1 इतने मेंबर कह दे कि हमें मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, अविश्वास पत्र ले आते हैं और वो पास हो जाता है इतने मतों से, तो सरकार को या प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्री परिषदों को पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये अधिकार राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज है कि जो प्रधानमंत्री है वो इस सदन का भी हो सकता है। ये सारे लोग मिलके या यहाँ से जो बहुमत है इस सदन के किसी नेता को उठा के प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मनमोहन सिंह थे, ठीक है, वो राज्यसभा के मेंबर थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। बनाया किसने था, लोकसभा ने बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री हो सकता है इस सदन का भी मेंबर हो सकता है, इस सदन का भी हो सकता है, या दोनों सदन का नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो चीज हम पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले समझ लेते हैं उसको एक बार कि जो प्रधानमंत्री होता है वो या तो लोकसभा का होगा मेंबर या राज्यसभा का, या 6 महीने तक किसी को भी आम आदमी किसी को भी उठा के प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने के भीतर उसको यहाँ का या यहाँ का सदस्यता लेनी पड़ेगी, कैसे भी करके, चुनाव लड़के या कहीं से नॉमिनेटेड होके, नामांकित होके, ठीक है। अब सदन के सत्र के दौरान क्या होता है आगे देखते हैं। लोकसभा में एक दिन देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल नहीं है, मतलब कि वो है कि पहले जब शुरू होता है कैसे होता है। 14वीं लोकसभा के कार्यालय में 7 दिसंबर 2004 का एक सामान्य दिन था। सदन क्या क्या हुआ होगा सब निर्णय करता है। 11 बजे विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न, करीब इतने प्रश्न थे कि लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में क्या क्या शामिल थे ये सब चीजें, प्रश्न नहीं पढ़ने लेकिन सवाल जवाब दिया है, ठीक है। तो मंत्री जो होता है वो जवाबदेह होता है, ठीक है। इससे हमें ये भी मिल सकता है कि मंत्री जो होता है जवाबदेह होगा, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको जवाब देना पड़ता है, लिखित में या बखित में, जैसे भी हो, ठीक है। 12 बजे ढेर सारे सरकारी दस्तावेज पेश किए गए, शामिल थे, ये सब टाइम टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब फालतू। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, ठीक है। 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक राजनीतिक होती है, ठीक है। कार्यपालिका जो होती है हमारे देश में 2 तरह से कह सकते हैं। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करवाना, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है,
क्या आपको सरकारी आदेश की कहानी याद है जो 27% रिजर्वेशन वाला था? पिछले हमने पढ़ा था चैप्टर कि जो कार्यपालिका थी उसने एक सदन मंडल कमीशन बनाया, उसने सिफारिश दी, उस आगे काम कैसे कैसे हुआ, वही काम है। क्या आपको सरकारी आदेश की कहानी शुरू याद है जिसे हमने अध्याय के शुरुआत में की थी? हमने पाया था कि जिस व्यक्ति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर है उसने ये फैसला नहीं किया। जैसे हम कोई सरकारी दस्तावेज था, जो ज्ञापन था उस पर हस्ताक्षर कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी के थे, संयुक्त सचिव के थे, लेकिन वो ज्ञापन जो था उसने सिर्फ साइन किया, मतलब उसने सिर्फ इस कागज को सरकारी बना दिया। ठीक है, इस कागज को सरकारी बना दिया। बाकी ये जो निर्णय था अंदर वाला, जो भी निर्णय लिखा हुआ था 27% रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी को, ये निर्णय कहाँ से लिया गया था? ये निर्णय सरकार ने लिया था, कार्यपालिका ने लिया था ये सर। ठीक है, ये निर्णय सरकार ने लिया था कि वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा है, ठीक है, जिसे किसी और ने किया था। हमने ये फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, यहाँ प्रधानमंत्री थे सरकार में, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें भी लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो फैसला नहीं कर सकते थे। अगर मान लीजिए सदन को जो होता, संसद है, वो इस फैसले के खिलाफ होती तो वो इसको वोट आउट यानी अविश्वास पत्र ला देती कि आप इतना गलत फैसला क्यों ला रहे हो, तो इसको हटा सकती थी। तो इसको सरकार को, जो प्रधानमंत्री को संसद का विश्वास चाहिए होता है उस टाइम भी कोई भी फैसला करने में। ठीक है, इसका अर्थ है कि वे सिर्फ संसद की मर्जी को ही लागू कर रहे हैं, मतलब जो संसद चाहता है उसी को सरकार लागू कर रहा है एक तरह से। ठीक है, इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हम ऐसे अधिकारी हमें मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकती कि वे जनता द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इन अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। इन अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है, जो क्या करता है? फैसले लेते हैं। ठीक है, हमें किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वे सिर्फ फैसले ले रहे हैं और इन अधिकारियों को क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा गया है। इन्हें कार्यपालिका क्यों कहा गया है? क्योंकि सरकार की नीतियों को ये कार्य रूप दे रहे हैं, लागू करवा रहे हैं। अब इस तरह से हम जब सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य इस तौर पर कार्यपालिका से ही होता है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। दो तरह की कार्यपालिका होती है, मैंने पहले बताया था। एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक स्थायी कार्यपालिका होती है। कैसे? किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। एक, जो जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जो जनता द्वारा एक खास अवधि तक के लिए निर्वाचित है, ठीक है, उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कि सरकार, जो सरकार के अंदर लोग थे, जैसे कि हमने जो विधायिका बनी थी, विधायिका में से कार्यपालिका बनी थी, ये कार्यपालिका ही सरकार थी। ये जनता द्वारा कुछ अवधि के लिए चुने गए हैं, 5 साल के लिए। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। वे राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसे प्रशासनिक सेवक कहते हैं। जैसे यूपीएससी बीपीएससी जिन्हें नियुक्त करता है वो प्रशासनिक सेवक होते हैं, उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, उसे स्थायी कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। ठीक है, वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद, जैसे कि अगर आप कहीं पे डीएम है कोई, ठीक है, तो ऊपर अगर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है तो ये डीएम बने हुए। अगर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं रहा तो भी ये डीएम बना रहेगा। इसका इलेक्शन नहीं होता है, हर 5 साल में बदलते नहीं है, ये स्थायी है। ठीक है, ये नीतीश कुमार जो है वो अस्थायी है। अगर ये कार्यपालिका में है, ऊपर है सरकार में, तो कार्यपालिका का हिस्सा है, और ये अस्थायी है, 5 साल एक अवधि के लिए है खाली। ये दो तरह के कार्यपालिका है हमारे पास। ठीक है, दोनों का काम क्या वही है, कानून को कानून बन जाने के बाद आगे काम करना। ठीक है, वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बाद भी अपने पदों पर बने रहते हैं। ये जो अधिकारी होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। जो नौकरशाह होता है वो राजनीतिक कार्यपालिका यानी सीएम,
हाउस होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इनके अंडर काम करते हैं, ठीक है, और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? अब देखिए, जो आपने ज्ञापन पढ़ा था, उस ज्ञापन में क्या लिखा हुआ था? उस ज्ञापन में ये था कि यहाँ सब्जेक्ट में क्या था, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ठीक है, और यहाँ एक साइन किया गया था, ठीक है, किसके साइन थे? ये संयुक्त सचिव के। तो ये जो पूरा हिस्सा था जिसको निर्णय लिया गया था, ये था किसका काम? ये था राजनीतिक कार्यपालिका का काम। और ये जो इसको लागू करने के लिए इसका काम को फाइनल करवाया है, साइन किया, इसको आधिकारिक डॉक्यूमेंट बनाया, वो उसका काम था, वो था स्थायी कार्यपालिका का काम। ये स्थायी कार्यपालिका का मेंबर है। ये कौन है? ये प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, ठीक है, संयुक्त सचिव जो है। दोनों ने काम किया अपना अपना, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक और गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं? जैसे ऊपर जो होम मिनिस्टर या जो राजनीतिक कार्यपालक है, जो सरकार में है, ठीक है, मंत्रिमंडल में है, उसको ज्यादा अधिकार क्यों प्राप्त है? नीचे वाला जो डीएम है या जो सचिव है, उसको कम अधिकार क्यों प्राप्त है? क्योंकि जो अब देख क्यों है, पढ़ लेते हैं। मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है। ये जो डीएम बना हुआ है, जो कोई डीएम है या संयुक्त सचिव है। हेलो, हाँ जी बोलिए, कुछ पूछना है क्या? हेलो, हाँ बोलो, कुछ पूछना था क्या? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी आ रही है ना? हाँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, भूल गया। ठीक है, ये है कि जो राजनीतिक कार्यपालक जो है, उनकी ताकत ज्यादा क्यों होती है? ठीक है, एक अगर हम स्टेट की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार में जो मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री है या गृह मंत्री है, उनकी ताकत जो है वो सचिव या ज्वाइंट सेक्रेटरी या डीएम इनसे ज्यादा क्यों रहता है? ठीक है, जो मजिस्ट्रेट है, डिप्टी मजिस्ट्रेट जो भी है, जो जो नौकरशाह, उससे ज्यादा ताकत क्यों दे रखी है इसको? जो उसके मतलब कि डीएम जो होता है या जो संयुक्त सचिव है, वो पढ़ा लिखा ज्यादा है। कोई एक मंत्री हो सकता है कि अनपढ़ भी हो, कुछ मंत्री है जो अनपढ़ है, 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई फेल है, कोई कुछ है, उनको लेकिन ज्यादा ताकत दी गई है, और जो पढ़ा लिखा उसको ताकत कम दी गई है हमारे उसमें संविधान में। ऐसा क्यों है? ठीक है, जो जो यहाँ पे जो संयुक्त सचिव है, उसको हो सकता है किसी विषय में महारत हासिल हो, लेकिन फिर भी उसको ताकत कम है। जैसे कि वित्त मंत्रालय का काम करने वाले सलाहकारों को, जो वित्त मंत्रालय में काम कर रहे हैं, फाइनेंस मंत्रालय में काम कर रहे हैं, उनके सलाहकार जो हैं, नौकरशाह हैं, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी जो है वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है। तो हमारे यहाँ वित्त मंत्री हो सकता है कि 8वीं पास हो। मान लीजिए कल तेजू भैया वित्त मंत्री बन गए, ठीक है, तो वो तो 8वीं पास है, 10वीं पास है, उनको तो कोई जानकारी नहीं है। और हो सकता है नीचे जो वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव हो या सचिव हो, वो क्या कहता है, इकोनॉमिक में पीएचडी हो, ठीक है, वो हो सकता है इकोनॉमी में पीएचडी हो, उसको कम ताकत क्यों दी गई है और 8वीं पास वाले को ज्यादा ताकत क्यों दी गई है हमारे संविधान में? कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम होती है, कभी कभी उनको पता ही नहीं होता कि नीचे करना क्या है काम, ठीक है। उनको मान लो रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया, उद्योग मंत्रालय, कोई मंत्रालय सौंप दिया गया, और उनको पता ही नहीं नीचे काम कैसे होता है इन मामलों में। लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो मंत्री ही क्यों लेता है, जब उसको जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा कम है, ये सब चीजें कम होते हुए सारी ताकत उसके पास होती है, क्यों होती है? इसकी वजह सीधी है। क्या सीधी वजह है? कि जो हमारा जो संविधान का जो प्रस्तावना था ना, उसमें लिखा हुआ था, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, हम वो जो जो चुन के जो भेजा गया है ना, उसको यहाँ से ताकत मिल रही है सारी। जो ताकत है, कह रहे हैं इतनी ज्यादा क्यों है, उसको यहाँ से ताकत मिली, क्योंकि उसको आम जनता ने प्रतिनिधि बना के भेजा है अपना। सरकार जो भी काम करती है जनता के लिए करती है, और जनता ने बोला है कि ये मेरा काम करेगा, तो इसीलिए उसको ताकत ज्यादा दी गई है। किसी भी लोकतंत्र में क्या कारण है? किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है, चाहे दूसरा पीएचडी हो, चाहे कुछ हो। जनता ने बोल दिया इन्हें हमको 8वीं पास चाहिए वित्त मंत्री, तो 8वीं पास रहेगा, ठीक है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है, और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार है।
वो जो पीएचडी था वो किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, उसको अपना काम करना, घर जाना है 8 घंटे बाद, ठीक है, वो किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन वो जो मंत्री चुना गया है वो जिम्मेदार है जनता के प्रति, गलत काम करेगा तो जनता जवाब मांगेगी उससे। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है, क्योंकि जवाबदेही जिसकी रहेगी फैसला भी तो वही करेगा ना, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में कुछ इशू हो रहा है, मान लीजिए किसी घर में क्या होता है, जवाबदेही उसी से मांगी जाती है जो उसने उस काम को करने का ठेका लिया हो, है। अगर मान लीजिए कोई खाना बना रहा है, खाना जल गया, तो उससे थोड़ी ना पूछेंगे जो कुछ टीवी देख रहा था, उसी से पूछेंगे जो खाना बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है तो फैसले वही करेगा। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं, ठीक है, पूरा ढांचा वो मंत्री ही बनाता है। किसी मंत्री ने से अपने मंत्रालय में के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। ऐसा नहीं उम्मीद किया जा सकता कि वित्त मंत्रालय का जो मंत्री हो वो इकोनॉमिक में ग्रेजुएट हो या पीएचडी हो, ऐसा कोई वो नहीं किया जा सकता, कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है। ये मंत्री क्या लेता है, सलाह लेता है, फिर विशेषज्ञ रखे जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग अलग राय देते हैं। मान लीजिए कि मंत्री ने एक किसी फाइनेंस के ऊपर किसी से सलाह मांगी 3 लोगों से, ठीक है, 3 लोगों ने अलग अलग सलाह दी, ठीक है। अगर इसको पूरी पावर दी होती तो ये अपने तरीके से काम करता, इसको पूरी पावर दी होती तो अपने तरीके से काम करता, और ये अपने तरीके से काम करता। लेकिन इसलिए मंत्री के पास ही पावर है, तो मंत्री इन तीनों के फैसलों को लेगा, फिर देखेगा कौन सा उचित है, ठीक है। और मंत्री फिर कौन से फैसले से उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है, उसी उद्देश्य के मुताबिक निर्णय लेता है, ठीक है। इसीलिए मंत्री को ज्यादा पावर दी गई है संविधान के अंदर। दरअसल ऐसा ऐसा हर बड़े संगठन में होता है, हर बड़े संगठन में ऐसा ही होता है। अगर आप कंपनी चला रहे हो, अगर आप मान लो कोई कंपनी चला रहे हो, आईटी इंडस्ट्री चला रहे हो, सॉफ्टवेयर कोडिंग की कंपनी चला रहे हो जिसमें सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो हो सकता है उसका सीईओ जो हो उसको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी पता ना हो, थोड़ा बहुत पता, और हो सकता है जो उसके नीचे काम कर रहा है, जो कोडिंग जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो महारत हो, एमटेक कर रखा हो और उसमें पीएचडी कुछ कर रखा हो, ये सब हो सकता है। तो जो टेक्निकल होता है वो हमेशा नीचे ही रखा जाता है, कुछ काम करता है, और ये जो ऊपर वाला है जरूरी नहीं कि इसको काम आता ही हो सारा, इसको फैसले लेने होते हैं, निर्णय लेना होता है, और निर्णय लेने के लिए आपको एकदम स्पेसिफिक काम आना जरूरी नहीं है इस केस में, ठीक है। तो हर बड़े संगठन में होता है जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं, वे ही अब मान लीजिए सिर्फ टेक्निकल काम को ही समझता था ना, इस फैसले में सिर्फ टेक्निकल काम समझता था, लेकिन ये सीईओ था, इसका जो आईटी का सीईओ था, ये इसके क्या पता इसमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना था, इसने कह दिया हाँ बन जाएगा, लेकिन इसने सोचा कि मेरे पास इतना पैसा है कि नहीं है, मेरे को मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मेरे पास क्लाइंट है कि नहीं है, सब फैसले इसको देखने पड़ते हैं, तभी बोलेगा नीचे कि हाँ बना दो। ऐसे नहीं बोलेगा ना सब कुछ बिना देखे अच्छा टेक्निकल है बना दो, ऐसा नहीं होता। तो उसको सभी महत्वपूर्ण फैसले करने होते हैं, ठीक है। विशेषज्ञ नहीं कर सकता, विशेषज्ञ सिर्फ अपना काम करके बताएगा, हाँ मेरा नजरिया ये है, मेरा नजरिया ये है कि ये सॉफ्टवेयर बनेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगला बंदा देखता है कि सॉफ्टवेयर बनेगा तो मेरे पास इसके लिए क्लाइंट है कि नहीं है, ये सब चीजें। ऐसा ही संविधान में भी होता है, ठीक है। मान लीजिए उसके वित्त मंत्रालय में 3 थे, तीनों ने बोला मेरा नजरिया ये है, इसने बोला मेरा तो ये है, इसने बोला मेरा ये है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको जो उसका उद्देश्य पूरा कर रहा है वही नजरिया अपनाएगा ये, ठीक है। लोकतंत्र में निर्वाचित व्यक्ति इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में जो मंत्री है उसका नजरिया इतना व्यापक होना चाहिए। अब है जी हमने पढ़ा संसद, ठीक है, संसद पढ़ लिया। संसद के 2 सदन थे, लोकसभा राज्यसभा, डिटेल में नहीं किया हम, डिटेल में नहीं आया अभी क्योंकि ये अभी 9th क्लास की किताब है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। हमने अभी तक कार्यपालिका पढ़ी दूसरे नंबर पे। कार्यपालिका कितनी थी, राजनीतिक कार्यपालिका थी और गैर राजनीतिक कार्यपालिका थी, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन थे, जो सरकार और मंत्रिमंडल थे वो राजनीतिक कार्यपालिका में थे, और जो साइन वाइन करते हैं जो सचिव होते हैं, डीएम पीएम जो भी होता है वो गैर सरकारी कार्यपालिका होती है, ठीक है। अब है मंत्री और मंत्री परिषद। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, ये राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री कोई इंसान नहीं है, प्रधानमंत्री एक संस्था या पद का नाम है, ठीक है। जो जो इस कुर्सी पे बैठता है उसी को प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है। 5 साल बाद उसको नहीं कहा जाएगा, 5 साल बाद अगर हट जाएगा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस कुर्सी को तो प्रधानमंत्री कहा जाएगा, इस संस्था को प्रधानमंत्री कहा जाएगा। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री इतना इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देश में,
सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, लेकिन उसके लिए कोई चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। आपको पता है प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, चुनाव नहीं होता प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, अब इन वर्ड्स पे आप ध्यान देना, ये वर्ड्स कभी कभी कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स के अंदर कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। हम जब हम वोट डालने जाते तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करने जाते, हमें कोई हक नहीं है प्रधानमंत्री का चुनाव करने का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे नहीं कर देता, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को नहीं बना देता। राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा में बहुमत वाली जो पार्टी थी उससे लेके, या जो अगर कोई बहुमत में नहीं है तो जो गठबंधन का नेता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी के पास भी गठबंधन नहीं है, गठबंधन के बाद भी बहुमत नहीं मिलता, तो प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त करता है जिससे सदन में बहुमत मिलने की संभावना होती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ राहुल गांधी को शायद अब किसी को नहीं मिल रहा है बहुमत, ना कोई पार्टी को मिल रहा है ना गठबंधन को मिल रहा है, तो राष्ट्रपति को अगर लगेगा नहीं अगर राहुल गांधी बन जाएंगे शायद इनको बहुमत मिल जाएगा, संभावना है, तो बना देगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, देख लो यहाँ ध्यान से नोट कर लेना इन शब्द को। अगर क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष का नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रहता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। जैसे ही पार्टी कहेगी नहीं ये नहीं चाहिए तो खत्म। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद अब जैसे मान लीजिए क्या होता है, डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा। अरे क्या बन गया? ठीक है, मान लीजिए हम ये देश का एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, ये जनता है, ये सारी जनता है। इन्होंने इलेक्शन में चुनाव वोट दिया, अब वोट दिया और अपने में से ही किसी को प्रतिनिधि बना के यहाँ भेजा। ठीक है, लोकसभा में भेजा। इतने सारे लोग प्रतिनिधि बन के लोकसभा में गए, ये लोगों के प्रतिनिधि हैं। इसको क्या कहते हैं? हम विधायिका बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा। और ऐसे नेशनल लेवल पे, अगर राष्ट्रीय लेवल पे हो तो लोकसभा कहेंगे और राज्य के लेवल पे हो तो विधानसभा कहेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये इनमें से जो बहुमत होता है जिस पार्टी का, कई पार्टियां होती हैं, पार्टी ए बी सी डी ई एफ, जितने इलेक्शन लड़े थे, किसी एक पार्टी को मान लो सी को बहुमत मिला है, तो सी वाले जितने मेंबर होंगे वो अपने में से किसी एक को नेता चुनेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे उसको, नेता चुनेंगे कि हाँ ये हमारा नेता है। राष्ट्रपति को उसका नाम, राष्ट्रपति क्या करेगा उसको? राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बना देगा, नियुक्त कर देगा, नियुक्ति होगी, इस नेता की नियुक्ति होगी। मान लीजिए किसी के पास भी बहुमत नहीं है और ये दो गठबंधन में है, इनके पास बहुमत हो रहा है, तो इनका जो जिसे नेता बनाएंगे उसको प्रधानमंत्री बना देंगे राष्ट्रपति। और अगर किसी के पास नहीं है तो प्रधानमंत्री किसी पार्टी से उठा के किसी को भी बना देंगे जिससे लग रहा है कि वो संभावना है कि वो बहुमत ले सकता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की मान ली नियुक्ति हो गई, किसने की? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ने नियुक्ति कर दी प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री विधायिका में से कुछ नाम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 5 नाम उन्होंने सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट को दिए। प्रेसिडेंट क्या करेगा? उनको मंत्रिमंडल में वो करेगा, नियुक्ति करेगा, उनकी मंत्रिमंडल में नियुक्ति कर देगा। तो ये जो 5 बने, 6-7 बने प्रधानमंत्री प्लस मंत्री जो बने, इसको क्या कहेंगे हम? कार्यपालिका। ये कार्यपालिका, इसको दूसरा नाम क्या होता है? मंत्रिमंडल। ठीक है, ये मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? चुनाव नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्त करता है। सारे वर्ड्स ध्यान देने वाले अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं, लगभग उसी के होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी दूसरे पार्टी से भी जो गठबंधन में नहीं रही हो उसके मंत्री को भी उसके नेता को भी मंत्री बना देते हैं। जैसे पहले नेहरू के टाइम पे होता था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कई बार हुआ है कि दूसरी पार्टी के नेता को मंत्रिमंडल में पद दे दिया गया हो। अब तो नहीं हो सकता, अब तो हो ही नहीं सकता, अब कोई नहीं करता ऐसा।
जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, वो स्वतंत्र रूप से किसी का भी नाम उठा के गृह मंत्री के लिए, विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, किसी के लिए भेज सकता है, किसी का नाम उठा के विधायिका से, ठीक है। कभी कभी, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सदन में से किसी का नाम उठा सके, हो सकता है कि आपका नाम उठा के डिफेंस मिनिस्टर बना दे आपको, आप सदन में हो ही नहीं फिर भी बना दे किसी को, ठीक है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है, यहाँ देखो बशर्ते लिखा हुआ ना, प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वो संसद के सदस्य हों। लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है, ठीक है। दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 5-6 मिनिस्टर चुन लिए, अब उनको एक और मिनिस्टर चाहिए जो अंदर से मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे, बाहर से कहीं से उठा के इसको लाएंगे, मंत्री बना देंगे। लेकिन ये मंत्री तो बन गया है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, और 6 मंथ के अंडर अगर ये किसी राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं बना, चुनाव के थ्रू या नामांकन के थ्रू अगर ये मेंबर नहीं बना, तो उसका मंत्री पद खत्म हो जाएगा। तो 6 महीने के अंदर इसको मंत्री पद लेना पड़ता है, किसी एक, सॉरी, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, सदस्यता, ठीक है। तो 6 महीने के लिए कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है हमारे देश में, कोई भी मंत्री बन सकता है हमारे देश में, ठीक है। जैसे कि आपने फिल्म देखी थी ना, नायक फिल्म, उसमें सीएम बनाया था एक दिन का नहीं, 6 महीने के लिए सीएम बना सकते हैं किसी को भी, 6 महीने के लिए किसी को भी सीएम बना सकते हैं। 6 महीने के बाद उसको, अगर वो विधानसभा में है, क्योंकि सीएम बना है, तो विधानसभा में उसको मंत्री क्या कहते हैं, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर उस स्टेट में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और दोनों से सदस्यता लेनी पड़ेगी उसको, दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ये विधानसभा परिषद विधानसभा वाला कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन लगभग 60 से 80 मंत्री होते हैं। एग्जैक्ट संख्या जो है वो आपकी लगभग 15 या 10% है, जो टोटल सीट का 10% या 15%, जब बाद में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है, कितना परसेंट होता है, 15% होता है शायद, कि 10%, याद नहीं आ रहा बिल्कुल, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, अब क्या है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट जो है मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें केवल 25 मंत्री होते हैं। ये फिक्स है कैबिनेट का, 25 मंत्री होते हैं। अब आप कैबिनेट क्या होता है समझिए। जैसे कि आपको यहाँ पे आपने मंत्री परिषद बना दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद है टोटा, ठीक है। अरे क्या हो गया, ये मंत्री परिषद है, इसमें कि प्रधानमंत्री है और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके टोटल कितने हैं, 80 मेंबर हैं टोटल, ठीक है। 80 मेंबर है, सदस्य मंत्री हैं, 80 मंत्री हो गए, ठीक है। अरे उल्टा हो गया, 80 मंत्री है टोटल इसमें। अब क्या है, कुछ खास मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, और कुछ खास मंत्रालय जैसे वित्त मंत्रालय, कुछ खास मंत्रालय होते हैं जो थोड़ा सा, जिनको अलग से पावर मिलती है। तो क्या प्रधानमंत्री क्या करते हैं, ऐसे लोगों को एक ग्रुप और बनाते हैं अंदर ही, उसको बोलते हैं हम, इसी को एक मंत्री परिषद के अंदर ही होता है, ये एक ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। ये क्या है, मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है, और ये कैबिनेट है। मंत्री परिषद के ही कुछ सदस्य प्लस प्रधानमंत्री, कुछ बहुत महत्वपूर्ण सदस्य जो महत्वपूर्ण मंत्रालय वाले थे, प्लस प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाते हैं। यही कैबिनेट जो है सारे महत्वपूर्ण फैसले करता है। ये पूरा मंत्री परिषद नहीं, 80 मेंबर नहीं करते, ये मंत्री परिषद करता है सारे महत्वपूर्ण फैसले, ठीक है। फैसले मतलब मीटिंग करता है और फिर इस मंत्री परिषद में अपने फैसले सुनाता है और सबको हाँ करना पड़ता है कि हाँ जी हम सहमत हैं। कोई अगर ना कह रहा है तो वो अपनी रिपोर्ट सीधा प्रेसिडेंट को भेज सकता है। फिर प्रेसिडेंट एक मीटिंग बुलाता है कि आपका ये मेंबर ना कह रहा है, कुछ बताइए क्या क्या कारण है, ठीक है। वो मतलब बाद में पढ़ेंगे कैसे भेजते हैं सारा सिस्टम,
ठीक है। लेकिन कैबिनेट समझ लो मंत्री परिषद के अंदर ही कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं प्लस प्रधानमंत्री, उनको कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट क्योंकि 80 लोग मिलकर फैसला नहीं कर सकते, डेली डेली चर्चा नहीं कर सकते। एक रूम में अगर 80 लोगों को बिठा दिया जाए और बहस करने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत भारी चीज हो जाएगी। तो क्या करता है, कैबिनेट होता है जिसमें कि 25 मेंबर होंगे या 20 मेंबर होंगे, ये मिलते हैं और फिर फैसला करते हैं, और ये फैसला करके अपने मंत्री परिषद में सुनाते हैं, और मंत्री परिषद के बिहाफ में ये संसद में फैसला सुनाते हैं। ठीक है। स्वतंत्र भार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है। स्वतंत्र प्रभाव, अब तो आपने देखा कि मंत्री परिषद हो गया, कैबिनेट हो गया। अब एक और होता है, एक मंत्री और होते हैं स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्जेस। ठीक है। अब जो छोटे छोटे मंत्रालय जो होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मंत्री परिषद के अंदर छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है। ऐसे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं राज्य मंत्री। ठीक है। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में, अगर इनको बुलाया जाए तो ही जाते हैं कैबिनेट में, नहीं तो नहीं जाते। इनको बुलाया जाता तभी जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री के से, इन जो कैबिनेट मंत्री से उन्हीं से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। यहाँ तक पढ़ लो, इसके बाद कल से करेंगे। राज्य मंत्री जो होते हैं स्टेट मिनिस्टर, ये राज्य वो नहीं है, स्टेट नहीं है, बिहार उड़ीसा बंगाल वाला, ये राज्य मंत्री अलग है। ठीक है। आपका जो मंत्री परिषद था उसी, जैसे हमने विधायिका पढ़ा, फिर मंत्री परिषद पढ़ा, फिर कैबिनेट पढ़ा, फिर उसके अंदर स्वतंत्र भार वाले होते हैं जो छोटे मोटे मंत्रालय होते हैं उनके मंत्री होते हैं, फिर एक राज्य मंत्री होते हैं जो किसी के मंत्री नहीं होते, ये कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी ज्यादा टाइम हो गया होगा। ठीक है। वैसे भी ठीक है। एक मिनट रह गया था मीटिंग खत्म होने में।